अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा था उसमें केमिकल एनर्जी हम दे रहे थे, कॉपर और जिंक को ले रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा था। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस में उल्टा होगा, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सो द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और जो सेल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो पहले तो हम ये चीज जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फेरारी, फिर भी है क्यों मिली, सिल्वर ऑडी प्रेजेंट। फिर इसमें लिथियम को पहले लिख दो। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या क्या है? एक होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एक है इलेक्ट्रो प्लेटिंग, एक है इलेक्ट्रो टाइपिंग और एक है इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन। चार एप्लीकेशन है। रिफाइनिंग मतलब कोई भी मेटल हो उसको हम रिफाइन कर सकते हैं इसमें से। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक स्पून अगर है, स्पून के ऊपर हम किसी भी मेटल का परत बना सकते हैं। और इलेक्ट्रोटाइपिंग होता है हम किसी भी मेटल से लिख सकते हैं कुछ चीज। और इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन मतलब हम कुछ मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस में एक्सट्रैक्शन करेंगे। हम्म। अब देखिए, पहला आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है कि एक आप कॉपर का ऐसे रॉड ले लो और ये रॉड जो है इम्प्योर कॉपर है। मतलब इसमें बहुत सारे अलग चीज सब भरे पड़े हैं। और हमारे यहाँ ले लो एक प्योर कॉपर आप ले लो, जिसमें पूरा प्योर कॉपर होगा। फिर इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप ले लो और यहाँ करंट दे दो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें जो CuSO4 में जो Cu+2 होगा, ये जो Cu+2 है, ये क्या करेगा, यहाँ माइग्रेट करेगा, मतलब नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करके दो इलेक्ट्रॉन खा के, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, यहाँ हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन को खा के वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +2 था, हो गया 0, तो हो गया रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कैथोड। यहाँ कैथोड नेगेटिव है, लेकिन वहाँ गाल्बनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव हो रहा था। कैथोड वो जगह है जहाँ रिडक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ बात नहीं है। जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ वो है कैथोड, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो है एनोड। तो यहाँ जब Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ घटता घटता चला जाएगा। तो यहाँ ये जो इम्प्योर कॉपर है, इसमें से जितना प्योर कॉपर है वो क्या करेंगे, Cu+2 में कन्वर्ट होने लगेंगे। Cu कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है, और पॉजिटिव टर्मिनल अगर है तो वो प्लस जो चार्ज है उसे रिपेल करेगा। तो कॉपर क्या होगा, कॉपर+2 में निकल जाएगा। तो ये यहाँ जितना भी प्योर कॉपर है सारे Cu+2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। इस तरह से काम करेगा ये सेल। और धीरे धीरे जितना भी प्योर कॉपर है सारे आके इसके ऊपर बैठ जाएंगे, क्योंकि प्योर कॉपर से कॉपर+2 निकल रहा है, वही कॉपर+2 यहाँ दो इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर में यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। तो धीरे धीरे ये पतला होता चला जाएगा और ये मोटा होता चला जाएगा। और हम जो बाकी जो रहेगा यहाँ पतला होके वो सारा इम्प्योरिटी रहेगा, और यहाँ जो हम मिलेगा हमको पूरा प्योर कॉपर मिल जाएगा हमको। तो इसका जो कैथोड का रिएक्शन होता है, कैथोड में वो ये, और एनोड में जो रिएक्शन होता है वो होता है Cu से Cu++2। अब आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिक। हाँ, कोई एक स्पून है और एक स्पून किसी भी में एक बना है, लोहे कॉपर किसी का भी स्पून है ये। और उस पे हम चाह रहे हैं कि एजी को हम ये करें, एक सिल्वर का एक कोटिंग उसके ऊपर बस लगा दे। तो क्या करना पड़ेगा, वो स्पून को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड करो और यहाँ एजी को, जिसके परत तुम बनाना चाहते हो उसके ऊपर जिसका लेप तुम देना चाहते हो उसको तुम यहाँ ले लो, पॉजिटिव ले लो। और हमने एजी ले लिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो अभी यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हम KAgCN2। ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो कि, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर है ये टूटता नहीं, लेकिन हमने करंट दिया हुआ है वो सारी चीज़ टूट जाएंगे। तो यहाँ K+ भी निकल जाएंगे और Ag+ भी निकल जाएंगे। और K+ और Ag+ में आप देखिए K यहाँ है और Ag यहाँ है, तो रिडक्शन तो Ag का ही होगा। तो
Ag+ का रिडक्शन होगा, मतलब Ag+ क्या करेगा, ये जो कैथोड है यहाँ जाके एक इलेक्ट्रॉन खा के Ag बन जाएगा, और जहां जहां तुम्हारा नेगेटिव है, मतलब इस पूल में जहां जहां तुम्हारा मेटल है उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। और जैसे ही यहाँ Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन घट गया, तुरंत यहाँ क्या हो जाएगा, इस जो Ag का प्लेट हमने लिया है इसमें जो Ag है वो Ag+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ से कुछ Ag आके ये इस पे ऊपर बैठ जाएंगे। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। और इसका कैथोड का रिएक्शन है ये Ag+ से Ag बना, और एनोड का रिएक्शन है Ag से Ag+ बना। फिर आते हैं इलेक्ट्रोटाइपिंग। अगर हमें किसी भी एक लेटर लिखना है, मान लीजिए हमें ए लिखना है, और ए लिखना है वो कॉपर से लिखना है, तो हम क्या करेंगे, वो जो ए है उसे एक वैक्स के जो वैक्स की एक वैक्स दिया होगा, हाँ, वैक्स में ग्राफाइट उसमें ले लेंगे, ग्राफाइट में ए लिखेंगे। ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है, और वो जो ए है उससे कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो वो जो ए है वो ग्राफाइट में बना हुआ है, जो कि चारों तरफ वैक्स ही वैक्स है, और यहाँ कॉपर ले लिया और यहाँ कॉपर सल्फेट ले लिए। जैसे ही कॉपर+2, जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर+2 है वो क्या करेगा, यहाँ नेगेटिव को देखेगा, वो तुरंत जाके जहां जहां ग्राफाइट है वहां वहां बैठ जाएगा, क्योंकि ग्राफाइट नेगेटिवली चार्ज है, वैक्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं, तो वो जाके वो ग्राफाइट के ऊपर बैठ जाएगा, और जहां जहां लेटर ए होगा उसके ऊपर जाके कॉपर बैठ जाएगा, और यहां से कॉपर आके कॉपर+2 बना लेंगे। जितना कॉपर+2 यहाँ से जाएगा उतना ही कॉपर से कॉपर+2 यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जहां ए लिखा है ग्राफाइट में उसके ऊपर पूरी तरह से कॉपर बैठ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर वैक्स को हटा देंगे, फिर ग्राफाइट को भी हटा देंगे, और हमको कॉपर का एक लेटर मिल जाएगा जो है कि ए। उसी तरह हम कोई भी लेटर यहाँ से बना सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन मतलब जो माटी के नीचे जो सब मेटल होता है उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन जो सब बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे कि सोडियम हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब बहुत रिएक्टिव मेटल है। तो और जो मेटल है जैसे आयरन फायरन को हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब माटी के नीचे आयरन, तो आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड इसी रूप में होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करके फिर ये रिडक्शन करके उसको हम निकालते हैं। लेकिन ये जो सोडियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम है, लेकिन ये सब जो मेटल है ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, और उनको ना हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन मेथड में निकालेंगे। हाँ, और हम क्या करेंगे, लिक्विड NaCl ले जाएंगे। लिक्विड NaCl मतलब जो मोल्टेन NaCl है उसमें पानी नहीं है, और NaCl को यहाँ ले जाएंगे। प्लैटिनम का 2 इलेक्ट्रोड ले गए, क्योंकि प्लैटिनम क्यों लगे, क्योंकि प्लैटिनम ज़्यादा रिएक्टिव होता नहीं, और इसमें प्लस इसमें नेगेटिव हम लगा दिए। NaCl जो है वो लिक्विड NaCl जो है वो Na+ और Cl- में टूट के रहता है, और Na+ जिससे ही यहाँ नेगेटिव को देखेगा तुरंत Na+E को खा के Na बन जाएगा, और ये जो Cl है ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को खा के Cl2 बन जाएगा, क्योंकि Cl2 में ही रहता है, क्लोरीन में नहीं रहता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एनोड में, और यहाँ सोडियम हम मिल गया, हमको सोडियम यहाँ मिल गया, क्योंकि सोडियम प्लैटिनम के ऊपर बैठ जाएगा। तो Mg को भी हम निकालते हैं, मैग्नीशियम। सो वी कैन एक्सट्रैक्ट MgKAlNa बाय दिस मेथड, आज दे आर यूजुअली मैंने मतलब बहुत रिएक्टिव होते हैं। फिर अब आते हैं प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। डिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का मतलब है कौन डिस्चार्ज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कैटायन को लिखेंगे या आनायन को लिखेंगे, और कैटायन जो है वही सब लिख देंगे हम। कैटायन सारे जो कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी है क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी, हाँ, और इसमें लिथियम को हम लिख देंगे पहले, और सबका चार्ज हम लिखते रहे, जैसे मैग्नीशियम का +2 है, एल्यूमिनियम का +3 है, हाइड्रोजन का +1 है, और Eg का +1 है। सारे लोगों का हम चार्ज लिख दिए, सारे कैटन्स हम लिख दिए, और जो राइट साइड में होगा वो उसका रिडक्शन होगा।
आनायंस को भी लिख दिए, SO4-2, NO3-1, OH माइनस, H माइनस, हाँ ये सब चार हम लिख दिए। इसको याद रखने का तरीका है, ये थोड़ा बड़ा आनान है, ये थोड़ा छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, यहाँ तक हो गया, फिर बड़ा 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 करके यहाँ से हो गया। तो ये जो काटायन आयन जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज आपका, तो ये तो याद होगा आपको क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, बस इसको ही याद रखना है आपको। अब अटैकेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है? अटैकेबल इलेक्ट्रोड वो होता है व्हेन मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट इज सेम एज मेटल इन इलेक्ट्रोड। मतलब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए हम एक्वस NaCl का Pt इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोलिटिक ये है, मतलब ऐसा है सेल है जिसमें हम यहाँ aqueous NaCl ले रहे हैं, मतलब NaCl को पानी में ले रहे हैं और प्लैटिनम, 2 इलेक्ट्रोड प्लैटिनम है, तो कैथोड में क्या निकलेगा, एनोड में क्या निकलेगा, तो वही पूछेगा क्वेश्चन, वही पूछेगा। अब देखिए जो मेटल इलेक्ट्रोलाइट में है, क्या वो इलेक्ट्रोड में है? नहीं, तो ये नॉन अटैकेबल। अगर ये मेटल के साथ मैच हो जाता, सेम हो जाता, तो वो अटैकेबल होता, पर ये नॉन अटैकेबल है। तो नॉन अटैकेबल और अटैकेबल केस में अलग अलग चीज होगा। तो पहले मैं नॉन अटैकेबल चीज केस आपको पढ़ाता हूँ, जिसमें यहाँ जो मेटल है, ये जो मेटल है सेम नहीं है। तो देखिए NaCl जो है वो तो टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, और aqueous दिया है मतलब पानी, पानी तो टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। अब कॉन्टेस्ट लगेगा कि H प्लस और Na प्लस कौन कैथोड को जाके रिडक्शन होगा। अब हम देखेंगे कौन इसमें राइट साइड में है। तो देखिए Na आपका यहाँ है और H आपका यहाँ है, तो यहाँ राइट साइड में कौन है? H प्लस, तो H प्लस ही रिडक्शन होगा। और OH माइनस और Cl माइनस के अंदर भी एक कंपटीशन होगा, कौन जीतेगा, जो राइट साइड में होगा वो जीतेगा। OH माइनस और Cl माइनस में कौन जीतेगा? Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस राइट साइड में है। अब कैथोड में देखिए जो H प्लस वो ऐसे इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2H प्लस प्लस 2H2, क्योंकि H जो निकलेगा वो एक H नहीं निकलेगा, वो 2H निकलेगा, मतलब H2 होके निकलेगा। तो यहाँ हम 2H प्लस करेंगे और यहाँ हम 2E करेंगे। और एनोड में कौन निकला? Cl माइनस। उसी तरह Cl माइनस जब निकलेगा तो Cl2 होके निकलेगा, तो Cl माइनस यहाँ इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, -2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर हम मोल्टेन NaCl लेते हैं और वही प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं तो क्या होगा? मोल्टेन का मतलब ये होता है कि इसमें पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो सिर्फ NaCl टूट के Na प्लस और Cl माइनस में बिखरा होगा और कोई कंपटीशन भी होगा नहीं। और ये तो नॉन अटैकेबल केस है क्योंकि यहाँ Na हम लिए हैं और यहाँ प्लैटिनम हम लिए हैं, और वाटर तो नहीं है, तो Na प्लस का होगा रिडक्शन, तो कैथोड में Na प्लस बन जाएगा Na, और Cl माइनस एज यूजुअल Cl2 बन जाएगा। जो केस हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ हमने जब लिक्विड NaCl लिया था व मोल्टेन NaCl लिया था और प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया था, तो Na प्लस जो है, तो Na प्लस जो है वो कैथोड में डिपॉजिट हुआ था और Cl माइनस जो है वो एनोड में डिपॉजिट हुआ था। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक मैंने आटा केबल का केस आपको नहीं बताया। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ Cu है, यहाँ Pt है, सेम तो नहीं है, मतलब ये आटा केबल केस नहीं है, नॉन आटा केबल केस है। तो यहाँ aqueous है मतलब पानी, तो पानी तो H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। CuSO4 तो Cu+2 और SO4-2 में टूट जाता है। अब Cu+2 और H प्लस में एक कंपटीशन होगा, कौन जाके रिडक्शन होगा। तो यहाँ देखिए H प्लस और Cu प्लस में कौन है, यहाँ H प्लस है, यहाँ Cu+2 है, राइट साइड में Cu+2 है, तो Cu+2 का रिडक्शन होगा। तो यहाँ Cu+2 का रिडक्शन हो रहा है, और OH माइनस और SO4-2 में कौन जीतेगा? OH माइनस और SO4-2 में OH माइनस जीतेगा। और OH माइनस का कैसे रिडक्शन होता है? देखिए 4OH माइनस -4 इलेक्ट्रॉन, ये 4OH माइनस -4 इलेक्ट्रॉन दे देगा 2H2O प्लस O2, मतलब इसमें ऑक्सीजन गैस निकलेगा। जैसे यहाँ कॉपर निकला था, अगर हमको पूछा जाएगा कैथोड में क्या निकलेगा, हम बोलेंगे कॉपर, और एनोड में क्या निकलेगा, बोलेगा हम ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ 4OH माइनस और 4 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ 2H2 है। 2H2 मतलब क्या होता है? 2H2 का मतलब होता है 4H प्लस और 2O। 2H2 का मतलब क्या होता है? 2H2 का मतलब होता है आपका, मतलब 2H2 में कितना हाइड्रोजन रहता है? 4 हाइड्रोजन रहता है, और ऑक्सीजन कितना रहता है? 2 ऑक्सीजन रहता है।
तो यहाँ वही है, देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यह 2 ऑक्सीजन है। तो टोटल यहाँ हो गया आपका 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन मिलके हो गया 4 ऑक्सीजन। तो इस साइड 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। इस साइड भी देखिए 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है। और इस रिएक्शन को इससे भी लिखा जाता है 2H2O 4H प्लस O2 + 4E। ये कैसे हुआ कैसे? हम क्या करेंगे, सिंपली जो पहला रिएक्शन है ना 4OH जो है, उसमें LHS में -4H2O करेंगे, RHS में -4H2O करेंगे। अब थोड़ा देखो, ये 2H2O और -4H2O क्या बना, -2H2O। O2 तो है, O2 तो यहाँ है। अब ये 4OH- को हमने 4OH- लिखा, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने लिखा। 4H2O, आप एक बात सोचिए, एक H2O में कितना H+ होता है? एक H+ होता है और एक OH- होता है, एक H2O। यहाँ कितना H2 है? 4H2। यहाँ होगा 4H+ और 4OH-। तो ये चार H2O है, इसको हमने लिख दिया 4H+ -4OH-, क्योंकि जो ब्रैकेट होगा वो जो खुलेगा वो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। मैं इसको ठीक तरह से लिख देता हूँ क्योंकि ये हुआ कैसे, ये 4OH- है, ये -4 इलेक्ट्रॉन है, -4H2 को हम लिखते हैं 4H+ प्लस 4OH-। तो जो ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। तो यहाँ वही चीज लिखा है और ये तो कट गया। अब -2H2O LHS में ले आओ, -4H+ को RHS में ले आओ, -4 इलेक्ट्रॉन को RHS में ले आओ, O2 तो RHS में है। तो इसका मतलब है जो वाटर जो एनोड में गया वो ऑक्सीजन गैस निकलेगा। अब इसमें देखिए 2 मोल वाटर रिलीजेस 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल वाटर रिलीजेस 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल H2O रिलीजेस 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि जब OH- का एनोड में डिपोजिशन होता है, तो 1 मोल H2O कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, देता है? तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 विद Cu इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये Cu और Cu ये तो सेम हो गया। मैंने आपको बताया था जो अटैकेबल इलेक्ट्रोड जो है होता है व्हेन मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट इज सेम एज मेटल इन इलेक्ट्रोड। अगर सेम हो जाएगा इन दैट केस मेटल इज रिड्यूस्ड एंड मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। मतलब यहाँ अभी कॉपर जो है वो सेम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल है और इलेक्ट्रोड का जो मेटल है वो सेम हो गया। अब ये हो गया अटैकेबल। अटैकेबल मतलब यहाँ जो पानी है, पानी H+ और OH- होगा, ये CuSO4 Cu+2 और SO4- होगा और कंपटीशन होना चाहिए, वही कंपटीशन होगा नहीं। कॉपर बोलेगा मैं ही रिडक्शन होगा, मैं ही ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, तो कॉपर का क्या होगा, कॉपर देखिए Copper+2, ये जो CuSO4 में जो Copper+2 है, Copper+2 का रिडक्शन हुआ कॉपर, और कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हुआ एनोड में। ये वाला केस मैंने आपको बोला था यहाँ, जब मैंने आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में समझाया था। यहाँ देखिए वही वाला केस था। यहाँ कॉप्स CuSO4 लिए थे और ये दोनों ही एक इम्प्योर कॉपर लिए थे, इसको प्योर कॉपर हम लिए थे। तो दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर लिए थे और इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर सल्फेट लिए थे। तो यहाँ कैथोड में कॉपर का रिडक्शन हुआ और एनोड में कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये जो केस है ये अटैकेबल केस है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaH विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। Na यहाँ है, प्लैटिनम यहाँ है, तो कोई अटैकेबल केस है नहीं, तो बराबर कॉन्टेस्ट होगा। तो aqueous मतलब H+ और OH-, NaH मतलब Na+ और H-। तो कैथोड में कौन जाएगा, H+ जाएगा कि Na+ जाएगा? यहाँ देखो Na+ H+ कहाँ पर है, यहाँ है आपका, यहाँ है आपका Na+, यहाँ है आपका H+। तो राइट साइड में H+ है, तो अगर राइट साइड में H+ है तो यहाँ H+ का होगा रिडक्शन। अब OH- और H- में कौन है, OH- और H- में अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखो OH- और H- है राइट साइड में, तो H- का होगा यहाँ ऑक्सीडेशन।
तो वही 2H- 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैथोड में भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा और एनोड में भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब आते हैं aqueous AgNO3 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अलग अलग मेटल है तो आटा केबल केस तो नहीं, प्रॉपर कॉम्पिटिशन होगा। तो aqueous मतलब H प्लस और OH माइनस, AgNO3 मतलब Ag प्लस और NO3 माइनस। H प्लस और Ag प्लस में कौन जाएगा, कौन राइट साइड में है। आप अगर देखेंगे H प्लस और Ag प्लस में, देखिए यहाँ H प्लस है, यहाँ Ag प्लस है, मतलब इसके बाद है यहाँ Ag और Au है। तो H प्लस यहाँ है, Ag यहाँ है, तो Ag का होगा रिडक्शन। और OH माइनस और NO3 माइनस, इसमें तो Ag का रिडक्शन हो रहा है, कैथोड में Ag का रिडक्शन हो रहा है, Ag जीत गया H प्लस से। OH माइनस और NO3 माइनस में कौन होगा, देखते हैं। OH माइनस और NO3 माइनस, यहाँ NO3 माइनस है, यहाँ OH माइनस है, और OH माइनस राइट साइड में है, तो OH माइनस का होगा ऑक्सीडेशन। और जिससे OH माइनस का हुआ था वो बिल्कुल ही वैसे होगा जिससे 4OH माइनस करके -4 ही किया था। फिर ये रिएक्शन हमने लिखा था। आप ये रिएक्शन लिखो, फिर इसके बाद ये रिएक्शन भी लिखो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है ये रिएक्शन के बाद क्या होगा, तो आप दोनों साइड में -4H2O कर देना, वो हो जाएगा। अब आते हैं aqueous AgNO3 विथ Ag इलेक्ट्रोड। ये Ag सेम है, अगर सेम हो गया तो ये अट्टा केबल केस है। तो अट्टा केबल केस है मतलब कैथोड में मतलब Ag का ही सब होगा, अब कंपटीशन होगा नहीं। Ag का ही रिडक्शन होगा, Ag का ही ऑक्सीडेशन होगा, सब होगा। तो कैथोड में देखिए Ag प्लस Ag हो रहा है और एनोड में Ag प्लस हो रहा है। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब पानी नहीं है, पानी नहीं है मतलब कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। तो H2SO4 जो है वो 2H प्लस और यहाँ SO4 माइनस 2 है, तो यहाँ तो सिर्फ H प्लस ही है, तो H प्लस का तो होगा रिडक्शन। अब SO4 माइनस 2 का होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि कोई कॉम्पोनेंट ही नहीं है। अगर पानी होता तो केस अलग होता। तो SO4 माइनस 2 कैसे होगा, देखिए SO4 माइनस 2, दो SO4 माइनस 2 करेंगे सिंपली, हाँ। और यहाँ दो SO करके, दो S है ना तो लिख देंगे S2, और O4 है, दो O4 मतलब O8, तो O8 लिख देना। ऐसे करके आपको ये लिख देना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक मिनट, इसमें ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देखिए ये जो H2O8 है ना, इसको बोलते हैं पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन। पेरोक्सो मतलब पेरोक्साइड है, और यहाँ ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, यह तो नॉर्मल ऑक्सीजन है, पर यहाँ तो पेरोक्सो है। पेरोक्सो मतलब पेरोक्साइड वाला है, हाँ। तो अगर पेरोक्साइड वाला है तो यहाँ मतलब ये स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा है, मतलब इसमें दो पेरोक्साइड है, मतलब ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एस, डबल बॉन्ड ओ, ये, और ये O माइनस और ये O माइनस, ऐसे। तो यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन 2 है, और इन लोगों का ना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। पर यहाँ SO4 में ऑक्सीजन का नॉर्मल होता होगा, मतलब -2 होगा। तो यहाँ आपका -2 से -1 हो रहा है। -2 से -1 मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि -2 स्मॉल है और -1 ज़्यादा है। तो यहाँ जो दो ऑक्सीजन है ना, यहाँ जो दो ऑक्सीजन है, इन दोनों का -2 है। इसमें 4 ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन दो ऑक्सीजन का -2, यहाँ दो ऑक्सीजन का क्या हो गया, -1। तो -2 से -1 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का। तो दो पेरोक्साइड है ना, तो दो का कितना क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है। और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आते हैं अगर यहाँ होता डाइल्यूट H2SO4, अगर यहाँ डाइल्यूट H2SO4 होता तो क्या होता, डाइल्यूट होता तो आपका पानी भी कंपटीशन करता, तो उसके साथ आप पानी को भी कंपटीशन करते, H प्लस और OH माइनस। अब ये H प्लस और H प्लस में कॉन्टेस्ट होगा, ऑब्वियसली H प्लस ही जीतेगा, तो कैथोड में H2 निकलेगा। अभी SO4 माइनस 2 और OH माइनस में कॉन्टेस्ट होगा, ऑब्वियसली OH माइनस जीतेगा, तो OH माइनस का ऐसे ही उसका होगा एनोड में डिस्चार्ज।
अब आते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस है aqueous NaCl विथ Hg इलेक्ट्रोड। अगर ये होगा तो क्या होगा? देखिए aqueous NaCl मतलब पानी H प्लस और OH माइनस, और NaCl मतलब Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ कंपटीशन जो होगा तो H प्लस और Na प्लस में जीत जाएगा H प्लस, क्योंकि H प्लस राइट साइड में है, Na प्लस लेफ्ट साइड में है। H प्लस का ही मतलब कैथोड में रिडक्शन होना था। पर जब Hg इलेक्ट्रोड होगा और ये केस होगा, इसी केस में जब Hg इलेक्ट्रोड होगा तब यहाँ H प्लस का डिपोजिशन होगा नहीं, यहाँ Na प्लस का Na का डिपोजिशन होगा। हाँ, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। और Cl माइनस और OH माइनस में किसका ज़्यादा है? आप देखेंगे Cl माइनस और OH माइनस में आप अगर देखेंगे तो Cl माइनस का ज़्यादा है। तो अगर OH माइनस और Cl माइनस में कंटेस्ट आएगा तो कौन जीतेगा? जीत जाएगा Cl माइनस। पर अगर वेरी डाइल्यूट कंडीशन दिया जाएगा वेरी डाइल्यूट कंडीशन, मान लीजिए वेरी डाइल्यूट NaCl दिया है विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दिया है, तब क्या होगा? वेरी डाइल्यूट का मतलब है OH माइनस बहुत ज़्यादा होगा। अगर OH माइनस बहुत ज़्यादा है तो Cl माइनस नहीं डिपोजिट होगा, OH माइनस का ही डिपोजिशन होगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है। वेरी डाइल्यूट NaCl मतलब आपका वेरी डाइल्यूट मतलब H प्लस और OH माइनस होगा, NaCl NS प्लस और Cl माइनस होगा। H प्लस और Na प्लस में तो H प्लस जीत जाएगा, पर यह OH माइनस और Cl माइनस में जीतना चाहिए था Cl माइनस को, पर जीतेगा OH माइनस। अब बताइए फैराडेज फर्स्ट लॉ। इलेक्ट्रोलिसिस के केस में जब हम कोई सेल में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और दो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है और करंट हम देते हैं, तो कुछ चीज़ डिपॉजिट होता है कैथोड में, कुछ चीज़ डिपॉजिट होता है एनोड में। अगर हम ज़्यादा करंट देते हैं, ज़्यादा करंट मतलब ज़्यादा आई और ज़्यादा क्यू, अगर हम ज़्यादा चार्ज देते हैं तो ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिटेड होगा कैथोड और एनोड में। तो वो वही बोला, अगर हम ज़्यादा क्यू देंगे तो ज़्यादा डब्ल्यू डिपॉजिट होगा। डब्ल्यू मतलब मास व अमाउंट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। तो इन इलेक्ट्रोलिसिस अमाउंट डिपॉजिटेड डब्ल्यू एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन क्यू। जितना हम क्यू देंगे उतना ही डिपॉजिट होगा। तो हो गया डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू, और डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू क्यू। और जेड क्या है? जेड एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्यों बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मैं थोड़ा बाद में इसको समझाऊंगा। पर जब जब प्रोपोर्शनलिटी होता है तब तब एक कांस्टेंट होता है डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू। अच्छा, अगर क्यू हो जाएगा 1 कूलम, अगर क्यू 1 कूलम हो जाए देन डब्ल्यू हो जाएगा जेड। इसका मतलब है अगर 1 कूलम चार्ज हम फ्लो करेंगे देन अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी जेड। तो ये पक्का रहा, 1 कूलम चार्ज फ्लो करने पर जितना डिपॉजिट होगा वो होगा जेड। क्योंकि जब Q हो जाएगा 1 कूलम, देन यहाँ 1 कूलम डाल दो, W हो जाएगा जेड, W बिकम्स जेड, तो जेड हो जाएगा अमाउंट डिपॉजिटेड। अब दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये है 1.6 10⁻⁹, इसको इंटू कर दो 96500 कूलम होगा, जो कि 1 फैराड है। तो ये पक्का रहा कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा, उसका मतलब है कितना कूलम फ्लो करेगा? 96500 कूलम फ्लो करेगा और 1 फैराडे फ्लो करेगा। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 फैराडे होता है और 96500 कूलम होता है। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि जब 96500 कूलम चार्ज फ्लो करता है, मतलब 1 फैराडे चार्ज फ्लो करता है, देन अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी ई ग्राम। ई ग्राम मतलब इक्विवेलेंट मास जितना उतना ही ग्राम। मतलब अगर हम अ, अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए अगर हम कॉपर ले रहे हैं, कॉपर डिपॉजिटेड होने वाला है। कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? उसका एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, बाय वैलेंसी होता है 2। इसको करो 31.75 आएगा। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास हो गया 31.75। तो कॉपर, अगर हम 96500 कूलम चार्ज फ्लो करेंगे तो कॉपर डिपॉजिट होगा 31.75। उसी तरह और एक चीज ले लो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 27, और उसका वैलेंसी कितना है? 3। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 9। तो अगर हम 96500 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा।
इसी तरह साइंटिस्ट लोग ने देखा कि अगर हम 96500 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं, देन अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी ई ग्राम। और यहाँ कुछ लोगों का ई लिखा है, हाइड्रोजन का ई है 1, क्योंकि हाइड्रोजन जो एटम है उसका निकलता है इक्विवेलेंट मास, ना कि H2 का निकलता है, एटम का ही निकलता है इक्विवेलेंट मास। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास है 1, चार्ज है 1, 1/1 = 1। Hg का होता है एटॉमिक मास 108 और डिवाइड बाय वैलेंस होता है 1, तो 108। और कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12 और वैलेंस हो जाएगा 4, क्योंकि चार्ज उसका है +-4, तो वैलेंसी 4 है, तो 3 ग्राम हो जाएगा। उस तरह से निकेल का होगा 29.3 ग्राम, जो उसका इक्विवेलेंट मास है। जिंक का हो जाएगा 32.5। ये कुछ चीज़ आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में देता है, कभी कभी भी देता भी नहीं। तो ये हमारा तय रहा कि अगर 96500 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो अमाउंट डिपॉजिटेड होगा ई ग्राम। तो अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो कितना होगा, तो वो होगा E/96,500 ग्राम, क्योंकि इतना कूलम फ्लो करने पर ई ग्राम होता है, 1 कूलम फ्लो करने पर E/96,500। पर हमने तो पढ़ा था 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करते हैं तो अमाउंट डिपॉजिटेड जेड होता है। इसका मतलब है जो E/96,500 यही जेड है। तो इसीलिए जेड ई के साथ रिलेटेड है ना, ई मतलब इक्विवेलेंट मास, इसीलिए उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये जो फॉर्मूला है W = Z × Q, इसे थोड़ा मॉडिफाई हम कर सकते हैं। हम जेड की जगह E/96,500 ग्राम डाल सकते हैं, तो हो गया W = E/96,500 × Q। और Q का फॉर्मूला है IT। Q कूलम में अगर होगा तो I होगा एम्पियर में, करंट एम्पियर में, टाइम होगा सेकंड में, और ये जो E वो ग्राम में होगा, और W भी जो होगा वो ग्राम में होगा। तो W लिखा है अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड इन ग्राम, E लिखा है इक्विवेलेंट मास जो कि भी ग्राम में होगा, और I करंट इन एम्पियर, और टाइम इन सेकेंड, और Q होता है चार्ज इन कूलम। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें ना कुछ हम क्वेश्चन करते हैं जी, चलो। अब देखिए, जो हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसमें कुछ प्रॉब्लम हम कर लेंगे, यहाँ न्यूमेरिकल कर लेंगे। ये एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और उसका ये फॉर्मूला आप डाल दिए, W = E/96,500 इंटू यहाँ एम्पियर दिया है तो IT। तो आपका क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मतलब यहाँ W आपको फाइंड करना है। और E कितना है, एटॉमिक मास दे दिया है 63, और कॉपर सल्फेट दे दिया है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। मतलब वो क्या किया है कि कॉपर का वैलेंसी आपको बताने का कोशिश किया है। जैसे SO4 का चार्ज है -2, तो कॉपर का +2, तो आप जान पाएंगे कि कॉपर का वैलेंसी है 2, तो आप 63/2 करके 31.75 कर लेंगे। लेकिन हमने तो पहले से पढ़ रखा है कि 31.75, तो E की जगह आप डाल देंगे 31.75। अब ऐसा है कि अगर 0.25 एम्पियर जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो एम्पियर है ये आई का जगह हम डाल देते हैं। हाँ, तो आई के वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं। थोड़ा 1 आवर का मतलब है 1 आवर = 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड में डाल दीजिए। हाँ, और एक बात है, आपने यहाँ कॉपर सल्फेट दिया रखा है और आपने 63/2 किया। अगर आपका कुछ और ऐसा दिया होता जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता, मतलब चार्ज अलग होता, मतलब +1 होता, तो आप बाय 1 करते ऐसे। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको 2 डाल देना है। ओके, अभी और एक चीज़ है, ये देखिए यहाँ एक लिखा है सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 टू, यहाँ भी यही फॉर्मूला डालिए, W = E/96,500 इंटू IT, क्योंकि यहाँ I दिया है और T दिया है। अगर IT नहीं दिया होगा तो आप Q डाल देंगे। और I दिया है 2.5 एम्पियर, T दिया है 40 मिनट्स, मतलब इसको सेकंड करो, 40 × 60, वो सेकंड में कन्वर्सन हो गया। अब यहाँ आपका पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ निकल डिपॉजिटेड, वेट कितना पूछा है। आपने तो ई जानते हैं, आपका मैंने ई पढ़ा है आपको निकल का। ठीक है, तो आप ई डाल देंगे यहाँ, और फिर कैलकुलेट तो यहाँ से आपका डब्ल्यू आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है आपका जेड। तो आपको ये जेड निकालना है, तो जेड का फॉर्मूला क्या है, E/96,500। तो आपका तो एटॉमिक मास दिया रखा है 65,
मैंने आपको बताया था 65/2 करना है, ठीक है। 65/2 करके जितना आएगा वो हो जाएगा ई, और 96500 डिवाइड कर देना, वो हो जाएगा आपका। फिर और एक क्वेश्चन चलिए, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। 1 मोल ऑफ एल प्लस 3 टू एल। अच्छा, एल प्लस 3 कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा एल। तो 1 मोल दिया है, तो मतलब ये 1 मोल है। अगर ये 1 मोल है तो ये कितना मोल इलेक्ट्रॉन खा रहा है? 3 मोल खा रहा है। तो कितना चाहिए हमारा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 96500 कूलम, हमने पढ़ा था। और ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इंटू 96500 कूलम, और उसे लिख सकते हैं 3 फैराडे। उसी तरह 1 मोल ऑफ सी ए प्लस टू, सी ए प्लस टू कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, सी ए बनेगा। तो यहाँ 2 फैराडे, 2 फैराडे मतलब कितना कूलम होगा? 2 इंटू 96500 कूलम। और एक पूछा है MnO4 -1 टू MnO। अच्छा, इसको MnO4 -1 तो आपका Mn+2 दिया है। अब इसमें Mn का चार्ज निकालिए आप। Mn को लीजिए x, Mn का चार्ज आप नहीं जानते, ऑक्सीजन का चार्ज आप जानते हैं -2। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा -8 इक्वल हो जाएगा -1। एक्स हो जाएगा -1 + 8 जो कि हो गया 7। तो यहाँ Mn का चार्ज है 7, और यहाँ Mn है +2, तो 7 से +2 कितना घट रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो 5 फैराड होगा, 5 फैराड होगा, मतलब 5 इंटू 96500 कूलम होगा। क्योंकि जब ये +7 में होगा ना, तो +2 होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा ये, तो 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा तब जाकर ये +2 होगा। वैसे और एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। अब इसमें हाउ मेनी कूलम्स पूछा है, हाउ मेनी कूलम्स पूछा है, तो आप W लिख देना, E/96500 कर देना, इनटू आपका Q लिख देना, और यहाँ 20 ग्राम कैल्शियम, मतलब यहाँ W दे दिया है 20 ग्राम, और पूछा है हाउ मेनी कूलम्स, मतलब Q पूछा है। आप उसे पता लगाना है कि E कितना है, और आप जानते हैं कैल्शियम का E कितना है। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, और उसका वैलेंसी है 2, तो इक्वल मास हो गया 20। तो अब 20 सीधा ई में डाल दो, और आपका क्यू निकल जाएगा। उसी तरह 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। उसी तरह चलो ये भी करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ लिखा है E/96500 इंटू क्यू। वीडियो चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है। अब इसमें 50 ग्राम दिया है, तो यहाँ डाल दो आप 50 ग्राम, और पूछा है कि कूलम्स, क्यू पूछा है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 27, और उसका वैलेंसी कितना है? 3, तो ये होगा 9, तो इक्विवेलेंट मास हो गया 9, तो ई की जगह आप 9 डाल दो। और एक पूछा है कि वन ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, वही चीज़ पूछा है, और आप यहाँ आप डब्ल्यू लिखो, डब्ल्यू इक्वल टू होगा E/96500 इंटू, यहाँ क्या दिया है? यहाँ एम्पियर दिया है, एम्पियर मतलब आई इंटू टी, आपको डाल देना है। तो करंट दिया है 0.5 एम्पियर, तो आई दे दिया है 0.15 एम्पियर, और 150 मिनट दिया है। 150 मिनट मतलब टी हो जाएगा 150 इंटू 60, ये हो जाएगा। और डब्ल्यू दे दिया है 0.783 ग्राम दे दिया है, ये डब्ल्यू हो गया 0.783। अब वो पूछा क्या है? पूछा कि फाइंड द वैलेंसी ऑफ मेटल, वो ई नहीं पूछा है, वो वैलेंसी ऑफ द मेटल पूछा है, और उसका एटॉमिक वेट दे दिया है। अब यहाँ से आपको ई तो मिल जाएगा ना, फिर ई अगर मिलेगा, ई आप जानते हैं एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, वैलेंसी तो एटॉमिक मास तो आपको दिया है 112, यहाँ डाल देना है। ई तो आपको पता लग जाएगा इसमें, और आप एक्स मतलब वैलेंसी निकाल सकते हो आराम से। और एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिया है। अच्छा, आपका दिया है कॉपर वाज डिप्यूटेड बाय करंट ऑफ इतना, तो व्हाट इज जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो इसमें फॉर्मूला लिखिए, डब्ल्यू इक्वल टू E/96500 इंटू आई टी। तो इसमें क्या पूछा है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, मतलब वो ये पूछा है, मतलब यही चीज़ पूछा है, मतलब जेड, ये जेड है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यही पूछा है। और इसमें 0.25 दे दिया है, करंट करंट दे दिया है 0.25, और टाइम दे दिया है 45 इंटू 60, क्योंकि 45 मिनट है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। और डब्ल्यू दे दिया है 0.2015। ये आपका डब्ल्यू दे दिया है। और पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब वो ई नहीं पूछा है, वो ये पूछा है। तो आप ये आराम से निकाल देना है। अब यहाँ कुछ और क्वेश्चन पूछा है कि कैसे आपको निकालना है, मतलब कैथोड और एनोड में क्या प्रोडक्ट निकलेगा,
प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसमें देखिए सिल्वर है और इसमें Ag है, दोनों ही सेम है। अगर दोनों सेम हो गया तो ये आटा के बुल केस है। आटा के बुल केस है मतलब कैथोड में Ag का ही ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में होगा Ag का ऑक्सीडेशन। Ag एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, Ag होगा एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि Ag का जो चार्ज होता है वो Ag प्लस होता है। और एनोड में वही Ag बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बन जाएगा Ag प्लस। और यहाँ पूछे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रोड, लाइक प्लैटिनम जैसे। तो यहाँ अट्टागेबल केस है नहीं, तो यहाँ प्रॉपर कॉम्पिटिशन होगा। मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब H प्लस और OH माइनस, और यहाँ AgNO3 को टूट जाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस। अब यहाँ H प्लस और Ag प्लस में कौन जीतेगा? Ag प्लस, क्योंकि Ag राइट साइड में है, तो कैथोड में Ag निकलेगा। जैसे आपका यहाँ हुआ था वैसे ही होगा। OH माइनस और NO3 माइनस में OH माइनस जीत जाएगा, और OH माइनस का मैंने आपको बताया था 4OH माइनस माइनस 4 ही करके जो होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ये मैंने आपको बता दिया था। अब पूछा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब ये देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड मतलब CuCl2, क्योंकि क्यूप्रस अगर होता तो वो CuCl होता है। ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, और उसमें कुछ देखिए यहाँ आपका CuCl2 जो है ना, उसमें Cu का चार्ज कितना है? +2 है। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब अटैकेबल इलेक्ट्रोड है नहीं, क्योंकि कॉपर के साथ मैच नहीं खाता, कॉपर और ये सेम नहीं है। अभी कंपटीशन होगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी भी H प्लस और OH माइनस है, और यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड मतलब Cu प्लस और 2Cl-1 है। और कॉपर +2 और H प्लस, उसमें किसका रिडक्शन होगा? उसमें रिडक्शन हो जाएगा आपका कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर राइट साइड में है। और Cl और OH माइनस में किसका होगा? Cl का होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका कैथोड में जो निकलेगा वो निकलेगा कॉपर, और एनोड में जो निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑक्सीजन गैस निकलेगा। और एक क्वेश्चन है, अगर वो Cr2O7-2 अगर पूछेगा कि Cr O7-2 आपका हो रहा है, ये यहाँ से ये हो रहा है, तो कितना कूलम चाहिए? तो यहाँ आप क्या करोगे? देखिए Cr2O7-2 जो है, यहाँ Cr का तुम चार्ज निकालोगे पहले, Cr2O7-2। तो आपका यहाँ Cr2 है मतलब इसको 2x ले लोगे, और O7 है मतलब यहाँ -14 हो गया, इक्वल टू -2। तो 2x कितना हो गया? -2 + 14 हो गया 12। तो 2x हो गया 12, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 6। तो Cr का यहाँ हो गया 6, और यहाँ Cr का चार्ज कितना है? +3। तो 6 से +3 कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। अगर एक Cr का 3 घट रहा है तो ये कितना Cr यहाँ? 2 Cr, तो 2 का कितना घटेगा? 6 घटेगा। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं 6 फैराडे। और कूलम में अगर आप करोगे तो 6 × 96500 कूलम। ठीक है। अब आते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया ना कि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, किस 2 3 4 जितना भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप कनेक्शन कर दो, सीरीज कनेक्शन में कर दो। सीरीज कनेक्शन मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, ये इलेक्ट्रिसिटी सब में सीरीज कनेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अगर सीरीज कनेक्शन में फ्लो होगा तो सीरीज कनेक्शन में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब चार्ज इक्वल रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, चार्ज इक्वल रहेगा सब में। तो अगर सब में चार्ज इक्वल रहेगा तो हमने ये पढ़ा था कि W प्रोपोर्शनल टू, हमने पढ़ा था Q। तो W अगर Q के साथ प्रोपोर्शनल है तो W इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला आप ले लो, W इक्वल टू E/96500 कूलम इंटू Q। अगर यहाँ चार्ज हो गया समान सब में, इसमें 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 चार्ज समान हो गया, तो 96500 कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो W किसके ऊपर डिपेंड करेगा? W डिपेंड कर जाएगा E के ऊपर। अभी चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि चार्ज तो सब में हमने सेम दे दिया है। अगर सेम दे दिया है तो चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट, तो W प्रोपोर्शनल टू E। तो अगर W प्रोपोर्शनल टू E है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं W1/W2 इक्वल E1/E2? हाँ, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है W1/E1 इक्वल टू W2/E2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए W1/W2 जो लिखा है, E1/E2 लिखा है, तो W1/E1 इक्वल W2/E2 होगा। तो ये जो केस है, ये जो 3 केस है, इस तीनों केस में हम लिख सकते हैं जैसे W/E
हाँ, ये कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं, डब्ल्यू बाई ई कांस्टेंट हो रहा है। अगर कांस्टेंट हो रहा है तो डब्ल्यू सी यू बाई ई सी यू इक्वल टू डब्ल्यू एच ए जी बाई ई ए जी। डब्ल्यू एच टू, यहाँ एच टू है तो ई एच। एच क्यों लिखा है, क्योंकि इक्वल मास सिर्फ एटम का निकलता है, कोई मॉलिक्यूल का मतलब एच टू का नहीं निकलता। पर डिपोजिट कौन होगा, एच टू। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। सेम करंट वाज पास्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 AgNO3 CuSO4 40 ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिटेड, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो। ये पूछा है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप एक काम करो, यहाँ ले लो जिंक और Ag को ले लो आप, क्योंकि Ag का मास दिया है आपका, आपका तीन चीज़ दिया है, एक दिया है जिंक, एक दिया है Ag, एक दिया है कॉपर। आपका Ag का मास दिया है और पूछा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। तो आप बारी बारी से निकलते हैं, पहले जिंक और Ag को आप ले लो। तो डब्ल्यू जे जिंक बाई ई जेड एन इक्वल टू डब्ल्यू ए जी बाई ई ए जी। तो आपका ई जेड एन कितना है, मैंने आपको बताया था ई जेड एन होता था 32.5, तो यहाँ 32.5 डाल दो। अब ए जी कितना दिया है 45 ग्राम, तो यहाँ 45 ग्राम डाल दो। और ई ए जी कितना है 108, तो यहाँ से डब्ल्यू जेड एन आ जाएगा। फिर ए जी और सी यू में करके देखो, फिर डब्ल्यू ए जी बाई ई ए जी इक्वल टू डब्ल्यू सी यू बाई ई सी यू। तो डब्ल्यू जी तो दिया है 45 और ये आपका 108 इक्वल मास ऑफ ए जी, और इक्वल मास ऑफ कॉपर है 31.75, तो यहाँ से डब्ल्यू सी यू आ जाएगा। अच्छा, अब क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो। तो आपको टाइम पूछा है, वो टाइम, तो टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला आप डाल दो। किसको भी ले सकते हो, कॉपर जिंक एजी किसको भी ले सकते हो, क्योंकि सबका अब मास निकल चुका है। तो एजी का दिया है तो एजी का ले लो, डब्ल्यू एजी दिया है 45, यहाँ दिया है 45 ग्राम, और ई एजी है 108, यहाँ डाल दिया हम। और वो करंट दिया है यहाँ 1.5 एम्पियर, तो यहाँ 1.5 एम्पियर करंट की जगह में डाल दो, टी निकल जाएगा तुम्हारा सेकेंड में। तो हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, ये निकल जाएगा। ये पूछा है सेम करंट इज पास थ्रू आइसोलेटेड वाटर एंड ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये पूछा है। ये फिलिबर्टेड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्टली मास नहीं दिया गया, इसमें दिया है इफ लिबर्टेड 203 ml ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड एट एनटीपी। और हमने क्या पढ़ा था कि एट एनटीपी जो 22400 ml ऑफ होता है वो 1 मोल होता है। 1 मोल H2, मतलब H2 का मोलिकुलर मास है 2, तो 2 ग्राम होगा। हमने पढ़ा था 22400 ml जो होता है वो 1 मोल होता है एट एस टी पी। 1 मोल मतलब 2 ग्राम, तो यहाँ 2 ग्राम है। अगर 22400 ml है 2 ग्राम, तो 1 ml कितना होगा, 1 ml होगा 2/22400 ml। अब 203 ml कितना होगा, 203 में हो जाएगा 2/22400 इंटू 203, इतना ग्राम निकल जाएगा। तो ये ग्राम दिया है, किसका दिया है कि हाइड्रोजन का दिया है, मतलब इतना हाइड्रोजन डिपोजिट हुआ है। और वो पूछा है हाउ मच कॉपर इज डिपोजिटेड। तो आप एक काम करो, वही डब्ल्यू सी यू और ई सी यू डब्ल्यू एच टू बाई ई एच ले लो। जब इक्वल मास लोगे तो हाइड्रोजन का सिर्फ लोगे। तो डब्ल्यू सी यू पूछा है, तो ये पूछा है। और कॉपर का इक्वल मास तो हमको पता है 31.75, और अभी अभी हमने निकाला हाइड्रोजन का मास निकाला। और ई एच कितना होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, वैलेंस होता है 1। तो इसमें आपका डब्ल्यू सी यू आराम से निकल जाएगा। अब वो पूछे हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन बाय हुस्टन ब्रिज। और आप हुस्टन ब्रिज को जानते हो, एक हुस्टन ब्रिज कैसे क्रिएट होता है। देखिए हुस्टन ब्रिज एक ऐसा चीज़ होता है, यहाँ इसका डायग्राम है, मैं और एक बार इसका डायग्राम कर रहा हूँ। यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ R1 है, ये रेजिस्टेंस है R2, यहाँ है आपका R3, यहाँ है आपका R4, और यहाँ करंट दिया जा रहा है। करंट आएगा, इसमें डिवाइड होगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आके यहाँ, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे। हाँ, लेकिन अगर ये रेशियो, अगर ये R1 ये दिया है, अगर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 रहा, तो ये गाल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं हुस्टन ब्रिज। अगर यहाँ 6 हो गया, अगर यहाँ 12 हो गया, अगर यहाँ 5 हो गया, यहाँ 10 ओम हो गया रेजिस्टेंस, अगर आप ले रहे हैं यहाँ 6 ओम ले रहे हैं, यहाँ 12 ओम ले रहे हैं, यहाँ 5 ओम ले रहे हैं, यहाँ 10 ओम ले रहे हैं, तो गौर से देखिए 6/12
6/12 इक्वल टू हो गया 5/10, जो कि सेम रेशियो है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो यहाँ गाल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6/12 इक्वल टू 5/10 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6/5 इक्वल टू 12/10? एक ही बात है, 6/5 जो होता है वो 12/10 होता है। तो यहाँ R1/R2 इक्वल टू R3/R4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R3 इक्वल टू R2/R4? इसे इससे भी हम लिख सकते हैं। तो अ, ये दे रहा कि ये जो रेजिस्टेंस है, इसके नीचे वाला रेजिस्टेंस इससे डिवाइड करना है, और ये जो R2 है इसके नीचे वाला रेजिस्टेंस है R4, इसको इससे डिवाइड करना है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ। देखिए हमने क्या किया, यहाँ एक अननोन सॉल्यूशन हमने ले लिया जिसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है, इसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है। ये कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका रेजिस्टेंस हमको मालूम करना है, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है, ये एक नोन रेजिस्टेंस है। और हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लिया है, और यही एक जो, अब देखिए यहाँ एक तार है, देखिए यहाँ एक तार, देखिए ऐसा एक तार है, और ये ए एक्स है और ये ए वाई है। हमें पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला हमको पता है। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हर मेटल का अलग अलग होता है, और एल होता है लेंथ, और ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब वो तार कितना मोटा है वही होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए ये जो तार है ना, ये एक ही मटेरियल से बना है, मतलब रो कांस्टेंट, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, क्योंकि मोटाई इसका सेम है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के ऊपर, तो लेंथ जितना होगा आर उतना होगा। तो ये जो ए एक्स है ना, ए एक्स ये एक लेंथ है, ए वाई ये भी एक लेंथ है। तो अगर हम ये जो ह्यूस्टन ब्रिज से इसे कंपेयर करेंगे, ह्यूस्टन ब्रिज में जो था हमारा R1 डिवाइड बाय R3 और R2 डिवाइड बाय R4, ये जो R1 R2 था ना, इसको ले लो R1, इसको ले लो R2। R2 हमको पता नहीं है, R2 हमको मालूम करना है। और ये जो नीचे जो तार है ना, ये तार है, एक मिनट, ये नीचे जो तार है, यहाँ से यहाँ आपका ले लो R3, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले लो R4। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ एक गाल्वामीटर लाके ये पॉइंट में सब दिया, मतलब यहाँ यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, एक पॉइंट आया जहाँ गाल्वानोमीटर रीडिंग 0 आया। तो जब गाल्वानोमीटर रीडिंग 0 आएगा तो उनको मालूम चल गया कि ह्यूस्टन ब्रिज यहाँ आ गया। मतलब ये जो R1 है, ये R1 डिवाइड बाई R3, मतलब यहाँ जो R3 और R4 का रेशियो है वो AX बाई एल है, ए वाई है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मतलब R3 क्या हो गया, ये जो AX नहीं, यही लेंथ के बराबर हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं AX बाई ए वाई, AX बाई ए वाई होगा R3/R4, R3/R4। अच्छा, तो अभी यहाँ ह्यूस्टन ब्रिज डाल दो, ह्यूस्टन ब्रिज का कंडीशन क्या था, R1/R3, मतलब दिस बाय दिस। तो आपका हो जाएगा ये जो नॉन रेजिस्टेंस है R/R3, R3 मतलब ये लेंथ X, R सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है उसका R डिवाइड बाय R4 मतलब AY। तो हमको ये आ गया R डिवाइड बाय R3 मतलब क्या है X इक्वल टू R सॉल्यूशन डिवाइड बाय हो गया, वीडियो चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, हाँ, R सॉल्यूशन बाय हो जाएगा AY। हमको X और AY तो पता है, हम पता कर लेंगे, और R तो हमको पता है ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। अब वो दिया है कि when electrolyte is weak then we can use AC और DC। जब ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट में करंट देते हैं ना, करंट देते हैं, ये करंट AC और DC कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर ये इलेक्ट्रोलाइट वीक है। पर अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो गया ना, देन वी कैन नॉट यूज DC। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो गया, मान लीजिए HCl हो गया, कोई सॉल्ट हो गया, फिर हम डायरेक्ट करंट यूज नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट करंट यूज करेगा ना तो उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, और कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा तो ठीक से कैलकुलेशन नहीं मिलेगा आपको। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो हमें AC ही देना पड़ेगा, मतलब घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आते हैं वही देना पड़ेगा, बैटरी वाला नहीं। बैटरी वाला होता है DC। और क्या एप्लीकेशन लेना पड़ेगा,
द इलेक्ट्रोड्स आर प्लैटिनाइज्ड। ये जो इलेक्ट्रोड्स सारे हैं, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है, इसको हम प्लैटिनाइज्ड करेंगे, मतलब इसके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग मार देंगे, ताकि ताकि पोलराइजेशन ना हो। पोलराइजेशन मतलब जो करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है, ये मेटल पोलराइज्ड हो जाता है, जिसमें क्या होता है, फर्क पड़ता है, रिजल्ट में फर्क पड़ता है। तो प्लैटिनम तो मतलब ये होता है आपका नॉन रिएक्टिव होता है। जैसे आपका बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ये इलेक्ट्रोड का कोई मेटल है, ये मेटल के साथ इलेक्ट्रोलाइट लगा है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल को पोलराइज कर देगा, मतलब मेटल के साथ रिएक्शन कर जाएगा। पर अगर हम उसे प्लैटिनाइज्ड कर देंगे, तो प्लैटिनाइज्ड मतलब पीटी, पीटी सबसे कम रिएक्टिव है, तो वो अगर कम रिएक्टिव है, तो इस इलेक्ट्रोड का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए इलेक्ट्रोड को क्या करा जाता है, प्लैटिनाइज्ड किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ जो हम ले रहे थे, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग ले रहे थे, एक वीक ले रहे थे। स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, चलिए ये यहाँ से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।